क्या वाकई शराब की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए 1 करोड़ रुपया वित्त मंत्री को देना पड़ता था, यानी फाइनेंस मिनिस्टर को, और 50 लाख रुपया फाइनेंस सेक्रेटरी को देना पड़ता था? क्या यह हकीकत है कि एक्साइज कमिश्नर की पोस्टिंग के लिए 50 लाख रुपया रेट था? और क्या यह सच है कि डीसी एक्साइज लखनपुर लगने के लिए 20 लाख से 40 लाख रुपया देना पड़ता था? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये ट्वीट कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध पत्रकार अहमद अली फयाज ने किया है, और ये शराब के ऊपर जो इस समय जबरदस्त किस्म का डिबेट छिड़ चुका है, उस डिबेट को और ज्यादा गंभीर बनाता है। इसलिए गंभीर बनाता है क्योंकि अहमद अली फयाज एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगभग पिछले 40 साल से जम्मू कश्मीर की पत्रकारिता में उनका एक बड़ा अहम नाम है। जब इतना इंपॉर्टेंट आदमी एक्सपर्ट ट्वीट करे और ये बताए कि क्या बताए, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने लिखा है अनटिल रिसेंटली, यानी 5 अगस्त 2019 से पहले, द रेट फॉर अ लाइसेंस वॉज अप टू 1 करोड़ टू फाइनेंस मिनिस्टर, 1 करोड़ रुपया फाइनेंस मिनिस्टर को, एंड ₹50 लाख टू फाइनेंस सेक्रेटरी. Rate for the posting of excise commissioner was anything up to 50 lakh. Even for the posting of DC excise Lakhanpur J&K entry point, people used to pay ₹20 lakh to 40 lakh. लोग 20 लाख से 40 लाख रुपया डीसी एक्साइज लखनपुर लगने के लिए दिया करते थे। और आगे लिखते हैं वो, much of this brazen loot and corruption ended recently when a new excise policy was introduced as per the legal requirement. इन्होंने कहा कानून की जरूरत थी, एक नई एक्साइज पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस की गई उसके बाद जाकर ये सिलसिला खत्म हुआ। वो आगे कहते हैं कि वो तमाम लोग जो इस वक्त शराब के ऊपर मुकम्मल पाबंदी चाहते हैं, उन लोगों ने लाइसेंस बेचे, उन लोगों ने पोस्टिंगें बेची जब वो ताकत में थे, जब वो यानी सत्ता में थे। और उसके बाद आगे वो ये लिखते हैं कि शराब की बिक्री और शराब की सर्कुलेशन, इन दोनों को किसी अपने अलग अलग तरीकों से उन लोगों ने जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और कानून रेगुलेशंस के साथ शराब जो है वो इस्लामाबाद और दुबई में भी अवेलेबल है। ये बात उन सरकारों ने की जो जिन सरकारों ने ये सारा सेल परचेज का काम किया। गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गंभीर आरोप लगाने का मतलब ये हो गया कि जब एक वरिष्ठ पत्रकार ये कहे कि वित्त मंत्री 1 करोड़ रुपया लेते थे शराब की दुकान का लाइसेंस देने के लिए, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्तीय सेक्रेटरी 50 लाख रुपया लेते थे, डीसी एक्साइज लखनपुर लगने के लिए 20 से 40 लाख देना पड़ता था, एक्साइज कमिश्नर लगने के लिए 50 लाख देना पड़ता था, तो जरूरत इस बात की है कि उल्लेख किया जाए उन तमाम लोगों का जो जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन लोग रहे हैं, क्या नाम है उनके, डीसी एक्साइज लखनपुर कौन लोग रहे हैं, क्या नाम है उनके, एक्साइज कमिश्नर की कुर्सी पर 5 अगस्त 2019 से पहले कौन लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाजी कह रहे हैं कि वो इन कुर्सियों पर पैसा देकर बैठे हैं। वो कौन से वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे जो 1 करोड़ रुपया दुकान का लाइसेंस, शराब की दुकान का लाइसेंस देने के लिए लिया करते थे? इसका उल्लेख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चूंकि ये गंभीर आरोप एक पत्रकार ने लगाए हैं, जरूरत अब इस बात की है जो भी जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर इतिहास में रहे हैं, उनको अब जनता में आकर बताना पड़ेगा ये आरोप अगर लगा रहे हैं ये पत्रकार, तो क्यों लगा रहे हैं। जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं उनको भी बताना होगा कि भाई आपके कालखंड में अगर शराब की दुकान का लाइसेंस किसी को दिया गया है तो क्या आपने उसके लिए पैसा लिया था?
ये बहुत गंभीर मामला है। और क्या अहमद अली फयाज किसी एक सरकार की बात कर रहे हैं, किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, या वो सभी फाइनेंस मिनिस्टरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो जब से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकारें बनना शुरू हुई हैं, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, क्या वो सब पे आरोप लगा रहे हैं? जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरी, जिन फाइनेंस सेक्रेटरियों ने एक्साइज डिपार्टमेंट की देखरेख की, क्या उन सब पे आरोप लग रहे हैं? जितने भी एक्साइज कमिश्नर रिटायर हो चुके हैं, अब घर चले गए हैं, क्या उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? इसका उल्लेख होना बहुत ज्यादा जरूरी। और ये बड़े गंभीर आरोप हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी के ऊपर पहले आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। पार्टी ने उसका खंडन किया, लेकिन डिफेमेशन की धमकी नहीं दी। ये धमकी नहीं दी कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अब एक अगर पत्रकार इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो भी मुकम्मल तौर पर चुप्पी साधी हुई है। यानी कश्मीर घाटी के वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज अपने ट्विटर हैंडल पर अगर ये सब कुछ लिख रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए भी है कि अगर इस तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का चल रहा था तो फिर तो इसका मतलब यह है कि मामला ही गोलमाल है। फिर आज जो विपक्ष में बैठकर राजनीतिक दल शराब पर बैन की बात कर रहा है और जो राजनीतिक दल शराब को लेकर यह कह रहा है कि जिनके धर्म में शराब पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है वो उनके लिए दुकानें खोली गई हैं, हमारे धर्म में तो प्रतिबंध है, फिर सवाल यह पैदा होता है कि एक वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए गए हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो लाइसेंस देने वाले थे कौन लोग थे, उनका धर्म क्या था, वो किस धर्म से आते थे, उन्होंने लाइसेंस दिए कैसे, उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बनाई क्यों, उन्होंने अपने कालखंड में ये क्यों नहीं कहा कि हम शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, मुकम्मल तौर पर शराब पर पाबंदी लगाएंगे। 5 अगस्त 2019 से पहले लग सकती थी, 1977 में लग सकती थी, 79 में लग सकती थी, 84 में लग सकती थी, 1999 में लग सकती थी, 1996 में पाबंदी लग सकती थी जब 2/3 बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था। 2002 से 2008 के कालखंड में पाबंदी लग सकती थी, 2009 से 2014 तक पाबंदी लग सकती थी, 2014 से 2018 तक जब आखिरी लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर राज्य की जम्मू कश्मीर में थी उस समय पाबंदी लग सकती थी। पाबंदी उस समय क्यों नहीं लगी? तब शराब के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसको लेकर गंभीर क्यों नहीं थी सरकारें? तब लाइसेंस बांटने का काम किया, ये आरोप मैं नहीं पत्रकार लगा रहे हैं। और यह भी अब जानकारी मिल रही है कि केवल वित्त मंत्री नहीं बल्कि वित्त मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट भी रिकमेंडेशन लेटर देता था, जिस रिकमेंडेशन लेटर की बुनियाद पर शराब की दुकान का लाइसेंस मिला करता था। कानून में था कि लाइसेंस 1 साल के लिए है, लेकिन शराब की दुकानों का लाइसेंस दबा के लोगों ने लिया और काम चलता रहा। तो कौन लोग थे जिन्होंने कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर किया? कौन लोग थे जिन लोगों ने लाइसेंस दिए? क्योंकि जाहिर सी बात है अब आज तो इस बात पर है कि फला धर्म के लोगों को इजाजत है और फला धर्म के लोगों को इजाजत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। बड़ा गुनाह तो यह है कि आपने शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए क्यों? क्या पाप यह नहीं कि आप जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि स्टेट थे, आपके पास ताकतें थी, आप बैन लगा देते, दुनिया की कोई ताकत उस बैन को रिवोक नहीं कर सकती थी। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बिल्कुल यही बात मेरे पिता के कालखंड में भी हुई थी। उस वक्त भी यही शोर था कि शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो कहा उस वक्त यह गया कि भाई ठीक है, हम तो प्रतिबंध लगाएंगे, हम तो बैन लगाएंगे, लेकिन जो रेवेन्यू हमको शराब से आता है उसकी भरपाई नई दिल्ली करे, हम बैन लगाने के लिए तैयार हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रिट्रेट किया, कहा हम आज भी बैन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बैन लगाने से हमको रेवेन्यू का नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई नई दिल्ली करे। समझ से परे है।
भाई आपकी जनता आपको कह रही है शराब पर प्रतिबंध लगाइए, बैन लगाइए। दिल्ली वाले तो कह ही नहीं रहे, केंद्र सरकार तो कह ही नहीं रही। केंद्र सरकार तो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के का 58% बजट फाइनेंस कर रही है। 58% आपका बजट तो ऑलरेडी फाइनेंस्ड है। शराब के ऊपर जो रेवेन्यू आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों के कालखंड में, पीडीपी कांग्रेस कोलिशन की सरकार के काल, कितना रेवेन्यू था? 5-10 करोड़ के ऊपर तो रेवेन्यू नहीं था। लेकिन अब जब 2200 करोड़, 2300 करोड़, 2400 करोड़, 2500 करोड़ रेवेन्यू हुआ है, अब जाकर इस बात की चिंता होने लग गई है। तो सवाल पैदा यह होता है कि अगर गंभीर हैं राजनीतिक दल शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो फिर सबसे पहले इन सरकारों को यह बताना होगा कि एक वरिष्ठ पत्रकार आरोप लगा रहा है जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्रियों के ऊपर, पूर्व वित्तीय सेक्रेटरियों के ऊपर, इससे पहले वाली सरकारों के ऊपर, कि भैया पैसे लेकर आप लोग शराब का लाइसेंस देते थे। पहले तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि भैया किनको दिए, किसने दिए। और नंबर 2, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, जाकर वहां पर खोजना चाहिए कि नाम क्या था उस पर्सनल असिस्टेंट का, जो पर्सनल असिस्टेंट चिट्ठी देता था, जिसकी चिट्ठी के ऊपर शराब की दुकान का लाइसेंस मिला करता था, कौन देता था। अब यह गंभीर मामला है। इसीलिए अब जिस वक्त राजनीतिक दल इसको, पीडीपी अपने तरीके से प्ले कर रही है, भाई गंभीर नहीं है सरकार प्रतिबंध को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो बात की, अगर वो धर्म की बात ना करते और साफ ये कहते कि भाई किसी शराब पीना या ना पीना ये पर्सनल चॉइस है एक आदमी की, हम किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाने वाले और ये हमारे रेवेन्यू का सोर्स है, यहां से हमको 2200 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ या 1600 करोड़ रुपया आ रहा, हम प्रतिबंध फिलहाल नहीं लगा सकते, इतना बड़ा रेवेन्यू का लॉस हम लोग झेल नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑलरेडी बजट खसारे में है, तो बात समझ में आती। हालांकि उन्होंने अगले दिन सफाई भी दी, कहा नहीं मैंने तो यूं कहा था, मैंने तो यूं कहा था। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के पास रेवेन्यू के रिसोर्सेज बिल्कुल थोड़े से हैं, उसमें शराब या एक्साइज डिपार्टमेंट की दुकानें रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब इस इतने बड़े रेवेन्यू के सोर्स पर प्रतिबंध लगाना, इस पर बैन लगाना, ब्लैंकेट बैन लगा के इसको बंद करना, यह संभव था 5 अगस्त 2019 से पहले। आप करते तो आप राज्य थे, कोई आपको रोकता नहीं, कोई आपको टोकता नहीं, और क्यों नहीं किया आपने। और आप ये भी जानते हैं कि होटल हीमाल के नीचे शराब की दुकान थी, क्या घाटी में इससे पहले शराब की दुकानें नहीं थी? किसके पास उस दुकान का लाइसेंस था, क्या नाम था उसका, वो किनको शराब बेचता था, इसका उल्लेख भी होना चाहिए। वो लाइसेंस किसने दिया था? और उसके बाद जब शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए गए, उस लाइसेंस के देने के बाद की कहानी भी तो आम जनता को सुनाई जानी चाहिए। तो अजीब सा ये डिबेट है। सबने शराब की दुकानों के लाइसेंस अपने अपने कालखंड में 5 अगस्त 2019 तक बांटे, दिए, उनका वितरण किया। लेकिन अब साल 2026 में चूंकि मौसम ऐसा बन चुका है जिसमें धर्म एक ऐसी चीज हो गई है जिसके चलते आप अपनी सत्ता को सुरक्षित रख सकते हैं, तो बात आ गई है कि जी शराब पर प्रतिबंध की बात होना दबा के शुरू हो गई है। यानी जिन्होंने पॉलिसियां लाई उनको लेकर खामोश, जिन्होंने पहली शराब की दुकान खुलवाई खामोश, जिन्होंने शराब की दुकानों का नंबर 227 पहुंचाया खामोश, जिन वित्त मंत्रियों ने, जिन फाइनेंस मिनिस्टरों ने अपने कालखंड में शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटे, उनको लेकर कोई सवाल जवाब नहीं। बस खींचतान है सोशल मीडिया के ऊपर। पीडीपी वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमला कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पीडीपी के ऊपर हमला कर रहे हैं। और कमाल की बात तो यह देखिए, जिसने शराब की दुकान का लाइसेंस बेचा पापी वो भी नहीं, जिसने पैसे लिए बकौल अहमद अली फयाज गुनहगार वो भी नहीं, जिसने शराब की दुकान जब खुली तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की 5 अगस्त 2019 से पहले, वो भी पापी नहीं, वो भी गुनहगार नहीं, उसके लिए भी शराब पीना गलत नहीं, उसके लिए भी शराब का यानी शराब की दुकान का लाइसेंस देना गलत नहीं, शराब की दुकान का लाइसेंस देने के लिए पैसा लेना गलत नहीं, शराब की बिक्री अच्छी खासी हो उसके लिए पोस्टिंग मांगना गलत नहीं। गलत अगर कुछ है
तो जनाब ये जो शराब की बिक्री हो रही है और ये शराब पी जा रही है, भाई दुकानें तो आपने खुलवाई। तो ये जो अहमद अली फयाज ने ट्वीट किया है बड़ा गंभीर है। इस पर सार्वजनिक रूप पर सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना स्पष्टीकरण देना होगा, अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देनी होगी अगर वो चाहें तो, वरना जनता का तो बड़ा अजीब हाल है जी। जनता ये सवाल नहीं पूछ रही कि दुकान किसने खुलवाई, सबसे पहली जनता ये नहीं पूछ रही 200 से ज्यादा दुकानें जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले थी, कौन थे खुलवाने वाले, किन्होंने दिया था लाइसेंस। जनता ये सवाल नहीं पूछ, जनता बस ये कह रही शराब की दुकान के बंद हो जानी चाहिए, अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अब हमारे खिलाफ साजिश है। 5 अगस्त 2019 से पहले कोई साजिश नहीं थी। 5 अगस्त 2019 के बाद कितनी नई दुकानें खुली हैं, 70 के करीब दुकानें खुली हैं, या 80 होंगी, तो 227 तो पहले खुली हुई थी। तो इसलिए शराब के ऊपर ये डिबेट, और इस डिबेट में अहमद अली फयाज का ये ट्वीट हड़कंप मच जाना चाहिए इससे राजनीतिक सर्कलों में, और साफ हो जाना चाहिए कि अहमद अली फयाज किन फाइनेंस मिनिस्टरों के ऊपर, किन फाइनेंस सेक्रेटरियों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं।